नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है सनी गुप्ता और मैं आपके सामने लेके आया हूं अकाउंटेंसी का सिलेबस, जो वन ऑफ द डोमेन पेपर है सीयूटी बीकॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है सर, अकाउंटेंसी का सिलेबस तो ऑफिशियली सीयूटी ने भी रिलीज किया। इस वीडियो में क्या खास मैं बताने वाला हूं उसके बारे में सबसे पहले हम लोग 1 मिनट की बात करते हैं। ठीक है, तो सीयूटी ने जो सिलेबस ऑफिशियली रिलीज किया, उस सिलेबस को जो आप देखो काफ़ी आपको थ्योरेटिकल पेपर जैसा लगेगा कि कंटिन्यूसली 2 पेज का सिलेबस है। उस सिलेबस को मैंने क्या किया, समराइज फॉर्म में मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। साथ ही साथ इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ सीयूटी 2024 का जो पेपर हुआ, उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। ठीक है, और आपको एज इट इज़ आपको पता ही है कि पहले जो पेपर्स आया करते थे उसमें क्या होता था, डायरेक्ट क्वेश्चंस आया करते थे। लेकिन अब ट्विस्ट क्या इसमें आया कि अब एनटीए क्या कर रही है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर क्वेश्चंस दे रही है। इसका मतलब अगर आप अपने सिलेबस को अगर डिटेल वे में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपका क्वेश्चंस करना वहां मुश्किल हो जाता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, फिर उस टॉपिक को उतना ही ज़्यादा वेटेज हम लोग देंगे सो दैट हम लोग आने वाले एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, ओके। सब बिना समय बर्बाद किए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सीयूटी का ऑफिशियल सिलेबस क्या है। तो अब मैं उसको आपको दिखाता हूँ। उसके बाद उस सिलेबस को जो मैंने समराइज किया, बहुत ही अच्छे तरीके से जो मैंने समराइज किया, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे पास सीयूटी का ऑफिशियल सिलेबस। अब आपको पता है कि मैक्सिमम 100% क्लास 12th के अकाउंट्स के सिलेबस को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। फिर भी और भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड किया गया, उसको हम लोग यहाँ देखते हैं। तो वो पता है कि 100% क्लास 12th का ये सिलेबस है। हमारे पास कोड क्या है, अकाउंटेंसी हमारा सब्जेक्ट हो गया या बुक कीपिंग जिसको बोलते हैं, हमारा कोड है 301। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं इसके अंदर। तो हमारे पास क्या आता है, सिलेबस इसके अंदर सारा कुछ हमारे पास दिया हुआ है। और इस सिलेबस के अंदर आपके पास ये क्वेश्चंस के ऊपर कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना, जिसके ऊपर डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे अपने पीपीटीज के थ्रू। तो यहाँ देख लो, सिलेबस देख लेते हैं हम लोग। क्या है हमारे पास, पार्टनरशिप का सिलेबस है। ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारे पास, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सिलेबस है। फिर हमारे पास पार्टनरशिप का सिलेबस है। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, शेयर्स और डिबेंचर्स का सिलेबस। और उसके बाद हमारे पास 2 टॉपिक और आता है, चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो एनालिसिस वाला पार्ट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और लास्ट में हमारे पास क्या, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, जिसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता है कि क्लास 12th का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि या तो 3rd बुक में आपके पास एक ऑप्शन दिया जाता है, या तो आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप पढ़ो, या फिर आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ो। ठीक है, साथ ही साथ एनपीओ जो टॉपिक है उसको भी हटा दिया गया सिलेबस से। लेकिन आपके पास जो सीयूटी में जो पेपर आएंगे उससे इन 3 चैप्टर से 100% क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जो पीपीटी के थ्रू डिस्कशन करने वाले हैं उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा पहला स्लाइड होगा, जिसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अकाउंटेंसी के सिलेबस को हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं आगे। ठीक है, और पेपर का एनालिसिस भी हमारे पास इसके अंदर होने वाला। ठीक है, साथ साथ पैटर्न के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक निकल के आता है सर कि लास्ट बार जो सीयूटी का पेपर हुआ था उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए कि ये जानना कि किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देना, किस टॉपिक को हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देना, साथ ही साथ किस टॉपिक से थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हमारे पास रहते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्कशन करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास ये 5 टॉपिक्स निकल के आते हैं, 5 यूनिट्स निकल के आते हैं। और ये हमारे पास क्या, सीयूटी 2024 पीवाईक्यू क्वेश्चन एनालिसिस हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहला हमारे पास क्या निकल के आता है, एनपीओ का टॉपिक। दूसरा हमारे पास है पार्टनरशिप। तीसरा हमारे पास शेयर्स और डिबेंचर। चौथा हमारे पास है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और 5वां हमारे पास है जिसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं CAS, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास है 5th यूनिट। अब इसमें से आप साफ साफ देख पा रहे हो कि आपके पास एनपीओ जो टॉपिक है, ठीक है, जो पहला टॉपिक है, और दूसरा जो हमारे लास्ट टॉपिक जो हमारे पास है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का, इससे क्वेश्चंस काफी लिमिटेड बन रहे हैं। ठीक है, आप मान के चलो कि सिंगल डिजिट्स में आपके पास क्वेश्चंस बन रहे हैं, और बहुत सारे केस में क्या हो रहा है, 5 क्वेश्चन से भी कम बन रहे हैं। दोनों केस में आप देख सकते हो कि लास्ट सीयूटी में क्या हुआ था कि एनपीओ से सिर्फ 2 क्वेश्चन आया था।
ठीक है, सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, और जो हमारे पास कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है जिससे सिर्फ 4 क्वेश्चन आते हैं। इसका रीजन भी है क्योंकि इसको सिलेबस से काफी ज्यादा हटा दिया, एनपीओ को तो हटा दिया गया, और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में आपके पास ऑप्शन मिलता है कि या तो आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक पढ़ो या तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम वाली बुक पढ़ो, इसलिए इसका वेटेज भी घटा दिया गया। मेन जो वेटेज हमारे पास आता है वो कहां से आता है, उसको उस चीज को हम लोग फोकस करते हैं, क्योंकि उसी टॉपिक्स पे हमें प्रायोरिटी भी देनी है जब हम लोग आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा जो है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप क्लास 12th में मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्लास 12th में अभी पढ़ रहे होंगे, और आप लोग ऑलमोस्ट जो आपकी दूसरी बुक है, शेयर्स वाली बुक है, उस पर पढ़ रहे हो या फिर उसको कंप्लीट कर चुके हो। जो बच्चे 1 साल ड्रॉप लेके फिर से सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग तो सारे चैप्टर्स पढ़ चुके होंगे। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे पास पार्टनरशिप की जो सिलेबस है, पार्टनरशिप का जो यूनिट है, जो कंप्लीट एक बुक जिसके अंदर हम लोग को पढ़नी होती है, ठीक है, यहां से हमारे पास मैक्सिमम 18 क्वेश्चंस इस बार सीयूटी के पेपर में आए थे, मैक्सिमम 18 क्वेश्चन। इसके बाद जो मेन वेटेज है, जो चैप्टर है हमारे पास, वो हमारे पास हम लोग फिर से एक बुक पढ़ते हैं इसकी पूरी, और इसके अंदर हमारे पास कितने टोटल 14 क्वेश्चंस इसके ऊपर आए थे इस बुक से। कंपनीज और जो बुक है जिसके अंदर शेयर्स और डिवेंचर्स कैपिटल की हम लोग बात करते हैं, उससे हमारे पास 14 क्वेश्चंस देखने को मिले थे इस बार पेपर में, ठीक है। उसके बाद एक जो वेटेज मेन वेटेज हमारे पास है, किसका है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वेटेज है, जिसके अंदर हमारे पास इस बार क्या हुआ था, 12 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, 12 क्वेश्चंस आए थे। ये टोटल आपका क्या है, 50 क्वेश्चंस का, ये 50 क्वेश्चंस आपके पेपर में आए थे, ठीक है। और उसका ये एनालिसिस पार्ट है कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये तो हो गया, ये तो हमारे पास हो गया। इसके साथ साथ क्या था इस बार पेपर में इंपॉर्टेंट क्या था, जानने की रिक्वायरमेंट क्या है आपके पास, कि पार्टनरशिप से, ठीक है, पार्टनरशिप से और अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिवेंचर कैपिटल से क्या था, एक ही क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन था। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक पूरा डाटा दिया गया है, और उस डाटा के बेसिस पे आपको नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। इसका मतलब के ऊपर, ठीक है, एक बार डाटा आपको जो मिल गया, उस डाटा को आप एक बार पढ़ लो, और उसी डाटा के बेसिस पे आप क्या करोगे, 5 नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो ये आप मान के चलो कि एनटीए का ये पैटर्न है, हमेशा इस तरह का क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। तो आप मान के चलो आगे भी इन 2 चैप्टर से, ठीक है, इन 2 चैप्टर से आप मान के चलो कि इन 2 चैप्टर से, ठीक है, कौन कौन सा, पार्टनरशिप और कंपनी से ठीक है। तो आप पार्टनरशिप और ये कंपनी फॉर शेयर्स और डिबेंचर जो कैपिटल का जो टॉपिक हमारे पास है, उससे आप कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस को एकदम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम भी आपके पास इन 2 चैप्टर से कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, और आगे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारे पास, ठीक है, जो एग्जाम है वो पेपर पैटर्न कैसा है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे जो लास्ट जो स्लाइड था उसमें मैंने इस चीज के बारे में बात की है कि 50 क्वेश्चन सीयूटी पेपर में आए थे, ठीक है। तो क्या 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है? जी नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जिसके बारे में ऑफिशियल सिलेबस में भी डिस्कशन किया हुआ था। टोटल 50 क्वेश्चन आपके पास एग्जामिनेशन में आएंगे, और आउट ऑफ 50 क्वेश्चन सिर्फ आपको 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 40 क्वेश्चंस को आपको सिर्फ अटेम्प्ट करना। तो आपके पास आपको एनालिटिकल पावर आपको यूज करना पड़ेगा एग्जामिनेशन में कि विद इन लिमिटेड टाइम, ठीक है, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेशन होगा, टाइम की बाउंडेशन होगी। तो लिमिटेड टाइम के बीच में कौन से वो 40 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम जो थ्योरेटिकल और थोड़ा कंप्यूटर बेस्ड है वो आपका थोड़ा वीक हो सकता है, तो हम लोग उसके 3 या 4 क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास मार्जिन कितना, आपके पास 10 क्वेश्चन का मार्जिन यहां दिया क्या है, आपके पास 10 क्वेश्चन का मार्जिन दिया हुआ कि आप 50 में सिर्फ 40 आपको अटेम्प्ट करना, 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना। तो कोई एक चैप्टर जैसे मान लो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का 3 या 4 क्वेश्चन था, उसको आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपके पास फिर पार्टनरशिप, कंपनी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनके क्वेश्चंस को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा क्या पर्सनली मानना है कि हमें 5 यूनिट्स को इक्वली वेटेज देना है,
और जो प्रायोरिटी वाले यूनिट्स हैं, जो पार्टनरशिप हो गए, कंपनी हो गया, और तीसरा हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। जो ये 3 यूनिट है, इस पे हम लोग प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, लेकिन हम लोग पढ़ के 5वें यूनिट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप लोग क्लियर है। ठीक है, 45 मिनट आपको टाइम मिलेगा, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा। टोटल 200 नंबर का, क्यों? क्योंकि 40 क्वेश्चन है आपके पास और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, हर एक सही क्वेश्चन पे 5 नंबर मिलेगा, और गलत क्वेश्चन करने पे आपको क्या -1 नंबर आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न है, जिस बेसिस पे आपको एग्जामिनेशन देना है। इस चीज को आपको जानकारी, इसकी जानकारी आपकी रहनी बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस पे हम लोग क्या डिस्कस करें, यहां से हमारा जो, ठीक है, यहां से जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऑफिशियल जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट सिलेबस है, काफ़ी थ्योरेटिकल लगता है। उसी सिलेबस को मैंने समराइज कर दिया, जिसको देख के आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, इस चीज़ को हम लोग कवर कर सकते हैं आराम से। क्यों? तो देखिए यहाँ पर हमारे पास CU2 2025 है। ठीक है, बीकॉम तैयारी करना है हम लोग को। अकाउंटेंसी हमारे पास कोड दिया हुआ 301, उसके अंदर हमारे पास क्या सिर्फ 5 यूनिट है। ठीक है, तो आप क्या समझ रहे हो, सिर्फ आपको 5 यूनिट पढ़ना, बाकी उसके अंदर के कंटेंट को हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। तो आप यहाँ देख लो, हमारे पास यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, हमारे पास यूनिट 3 है, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 है। तो शुरुआत से हम लोग डिस्कशन करते आ रहे हैं कि यूनिट 1 में हमारे पास क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या है कंटेंट है। मतलब वैसी ऑर्गेनाइजेशन जो पैसे के लिए, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, वो सर्विस मोटिव के लिए काम करती है। इसके अंदर की अकाउंटिंग के, इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, सब कुछ इसके अंदर हम लोग डिस्कशन करें। दूसरा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि एक तरह है जिस तरह से हम लोग अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस में सेट कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिस्कशन करें। फिर हमारे पास क्या, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स और डिवेंचर कैपिटल, जिसके अंदर हम बात कहाँ करते हैं, कंपनी के अंदर इसकी बात करते हैं हम लोग। फिर 4th यूनिट हमारे पास क्या, ये भी कंपनी से रिलेटेड, ये कंपनी से एकदम रिलेटेड टॉपिक है, जो कि क्या, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और 5th जो हमारे पास क्या है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है, जिसके अंदर हम जो अकाउंटिंग करें, मैनुअली ना करें, क्या करेंगे हम लोग, कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग करेंगे। इसके बारे में इसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग हम लोग को 5 यूनिट हम लोग को पढ़ना है। अब हर एक यूनिट के अंदर क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट, फिर अब डायरेक्टली हम लोग यूनिट 1 से हमने अपना स्टार्ट कर देना है सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते के साथ हम लोगों को क्या दिख रहा है, हम लोग के पास दिख रहा है यूनिट 1 है, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट 1 है सर। यूनिट 1 के अंदर क्या है, हमारे पास नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग की बात की जा रही है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग की बात की जा रही है। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर उसके अंदर कौन कौन सी तरह की ऑर्गेनाइजेशन आती है, उनका काम क्या होता है, सर्विस मोटिव अगर कर रही तो कौन कौन सा अकाउंट्स उन्हें मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग देखो यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। तो इस रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो मेंटेन हम लोग करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट और नेचर ऑफ अकाउंट क्या होगा। और तीसरा जो हमारे पास है कि फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग का डिफरेंस क्या होता है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक हमारे पास अकाउंट निकल के आया कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट किस तरह का नेचर उनका, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग का डिफरेंस क्या होता है, उसको हम लोग जानेंगे। फिर जो लास्ट हमारे पास एक और अकाउंट इसमें हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ये हमारे पास पहला अकाउंट हो गया रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। दूसरा इसके अंदर हम लोग क्या बनाते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। और उसके बाद क्या बनाते हैं हम लोग, बैलेंस शीट। आपको पता है कि बैलेंस शीट तो बनाना जरूरी है, स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि फाइनल अकाउंट बना रहे हो तो लास्ट में बैलेंस शीट बनता है। तो यहाँ भी हमारे पास क्या बैलेंस शीट बनेगा। और डीलिंग इन एडजस्टमेंट, ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल का था, जो कि और बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक भी, बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम्स इसके अंदर आता है। डीलिंग विद एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आप फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट पढ़ के आ रहे हैं क्लास 11 में, उसमें क्या होता था कि कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी जिसका हम लोग एडजस्टमेंट हमें करना पड़ता था फाइनल अकाउंट के अंदर, तब हमारा फाइनल अकाउंट क्लोज होता था। उसी तरह एनपीओ के अंदर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में बहुत सारी चीज़ें जिसका हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमारे फाइनल अकाउंट के अंदर, तब जाके ये चीजें कंप्लीट होगी। कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा यूनिट 1 अकाउंटिंग ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट था, और जिसके अंदर क्या क्या चीज हम पढ़ने वाले हैं थ्रू आउट द सिलेबस, उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट हमारे पास यूनिट 2 आएगा, जो कि यूनिट 2 किससे डील करता है, यूनिट 2 डील करता है हमारे पास पार्टनरशिप से। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या, फॉर्म ऑफ एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर पार्टनर्स क्या करते हैं, साथ में आते हैं बिजनेस पर्पस से, और क्या करते हैं, आपस में एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे किस हिसाब से लोग आपस में डिस्कस करेंगे या फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है।
तो इसके अंदर हमारे पास क्या 4 चीजों का हम लोग को पढ़ना है। पहला हमारे पास क्या फंडामेंटल्स, दूसरा हमारे पास क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा हमारे पास क्या है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, चौथा हमारे पास है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो 4 चैप्टर्स को इसके अंदर, इस यूनिट के अंदर हमें 4 चैप्टर्स को पढ़ना। फंडामेंटल्स मतलब क्या कि बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट को इसके अंदर हमें कवर करना है कि पार्टनरशिप क्या होता है, कौन कौन से रूल्स होते हैं पार्टनरशिप के अंदर, या कौन सा एक्ट पार्टनरशिप को गवर्न करता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, देख लीजिए मीनिंग कॉन्सेप्ट, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एग्रीमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं रफ लैंग्वेज में, ठीक है। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पार्टनर्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो क्या होता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है, एक अकाउंट होता है जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है, उसके बारे में यहाँ डिस्कशन हम लोग करें। नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है इसके अंदर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्या है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर हम लोग अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर बदल रहा है तो कैसे उसकी अकाउंटिंग करेंगे, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में जानेंगे, ट्रीटमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं और लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चंस भर के भरे दिए हुए थे, ठीक है। और लास्ट में क्या है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, एक्युमुलेटेड लॉस, इसके बारे में जानकारी हम लोग इसके अंदर लेंगे। जो हमारा थर्ड चैप्टर है उस चैप्टर डील करता है आपका किससे कि अगर कोई पार्टनर आपके पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर रहा है, या कोई पार्टनर आपके पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहा है, या किसी पार्टनर की डेथ हो रही, तो उस केस में आप अकाउंटिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, क्या क्या चीजें की जरूरी होगा, क्या क्या चीज लाने पड़ेंगे, क्या क्या चीज हमें पेमेंट करना पड़ेगा, इस चीज की अकाउंटिंग इसके अंदर हम लोग करेंगे। इसके अंदर हमारे पास क्या है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब कोई पार्टनर आएगा जाएगा या फिर डेथ हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा हमारे पास पार्टनर में क्या होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। फिर इसके अंदर भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर पार्टनर्स आएगा जाएगा या फिर किसी की डेथ हो जाती है तो ये सब बेसिक चीजें का कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है। इस यूनिट का लास्ट चैप्टर जो हमारे पास है वो क्या बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये सबसे बिल्कुल अलग है। ये सब में तो हमने बात किया चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 में हमने बात किया कि पार्टनरशिप के अंदर क्या चीजें हो रही है, इंट्रोडक्शन की बात हमने किया, कोई पार्टनर आ रहा जा रहा उसकी बात किया। लास्ट चैप्टर सिंपली कहता है कि आपका पार्टनरशिप फर्म अब पूरी तरीके से बंद हो रहा है, उस केस में हम लोग किस तरह से उसकी अकाउंटिंग करेंगे, किसको कितना पेमेंट जाना, उस सारी चीजें की बात इसके अंदर हम लोग करेंगे। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर इसके अंदर हमें एक रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना होता है जिसका मतलब क्या होता है सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट से सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर लाते हैं, एसेट्स को हम लोग बेच देते हैं और सारे लायबिलिटीज क्या करते हैं फाइनली पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। और जो लास्ट में जितना भी पार्टनर्स है जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है उसको भी हम लोग पेमेंट कर देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारे पास क्या सब्सिडरी अकाउंट से मतलब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कैश अकाउंट बनाते हैं, लोन अकाउंट, ये सब कुछ हमें प्रिपेयर करना पड़ता है रियलाइजेशन अकाउंट के बाद में, ठीक है। सीक्वेंस वाइज में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे इस सीक्वेंस में हम लोग प्रिपेयर करते हैं, सब कुछ आराम से बेसिक तरीके से हम लोग सीखेंगे। और लास्ट में इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास रोल क्या होता है, एग्जाम में भी आपने देखा हुआ कि डिसोल्यूशन से जनरल एंट्री काफी ज्यादा पूछा जाता है। क्यों? उसका रीजन ये भी होता है कि चैप्टर 1, 2, 3 तक, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तक हम लोग क्या करते हैं काफी ज्यादा जनरल लेजर अकाउंट हम लोग पास कर चुके होते हैं, लेजर अकाउंट हम लोग बना चुके होते हैं। तो लास्ट चैप्टर जो हमारे पास बनता है इससे थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं और साथ साथ इसमें जो जनरल एंट्री हम लोग को पास करने की जरूरत पड़ती है ज्यादा हमारे लिए क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 की डिस्कशन हो गई, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यूनिट 3 के ऊपर। यूनिट 3 किससे डील करता है? यूनिट 3 हमारा डील करता है कंपनीज के अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है हमारे पास कंपनी के अकाउंटिंग से डील करता है कौन सा चैप्टर? यूनिट 3, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जिसके अंदर हम लोग शेयर्स की बात करते हैं, डिबेंचर्स की बात करते हैं और फोर फीचर की बात करते हैं। फोर फीचर भी तो अच्छा टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब क्या एक हमारे पास कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी इशू करती है और उसके बिहाफ पे पब्लिक से पैसा रेज करती है। सिंपल सी बात है, आगे हम लोग और अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अब ये देख लीजिए कि शेयर्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है। तो शेयर कैपिटल किसे कहते हैं, उसका मीनिंग, नेचर और टाइप्स, कितने टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल होते हैं, सॉरी शेयर्स होते हैं, उसके अंदर हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, कि शेयर कैपिटल को कैसे इशू करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर उसका एप्लीकेशन मनी रिसीव करना, अलॉटमेंट होना, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल करना, फिर शेयर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, सारी चीजें टॉपिक्स जो इससे इंपॉर्टेंट है हम लोग इसकी बात करें। फिर जो शेयर कैपिटल हम लोग इशू कर रहे हैं तो उसको बैलेंस शीट में किस तरह से हम लोग शो करते हैं इसकी बात भी हम लोग करेंगे यहाँ। फिर हमारे पास डिबेंचर से ऑलमोस्ट सेम टू सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी होगा कि मेन कॉन्सेप्ट पढ़ना, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स, इशू और अलॉटमेंट कैसे करते हैं इसमें, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर और बैलेंस शीट में इसको प्रिपरेशन और बैलेंस शीट में इसको कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं। प्रिपरेशन आप एंड आप इसको मान लो क्या बोल सकते हो, प्रेजेंटेशन।
प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, रिडेम्पशन आपका टॉपिक है, आपको शेयर्स में देखने को नहीं मिलती। क्यों? रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। अब शेयर्स, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो तो ट्रू ओनर्स होते हैं कंपनी के, तो उनका पैसा कभी भी कंपनी वापस नहीं करती एक्सेप्ट इन द केस ऑफ लिक्विडेशन। बट जो डिवेंचर्स होते हैं इनका क्या होता है? टाइम पीरियड फिक्स होता है कि 10 साल, 15 साल या 20 साल में क्या हो, आपका पेमेंट हम वापस कर देंगे। तो उसी की बात किस में हम लोग डिस्कशन करते हैं? रिडेम्पशन में उसकी बात डिस्कशन करते हैं। अब हमारे पास क्या? फोरफीचर ऑफ शेयर। क्या हमारे पास? फोरफीचर ऑफ शेयर्स। इसके अंदर हम लोग क्या बात करते हैं कि आपको पता है कि हम लोग कन्वेंशनल तरीके से शेयर्स को इशू करते हैं, मतलब इंस्टॉलमेंट बेसिस पे शेयर्स को इशू करते हैं। तो उस केस में क्या होता है? अगर मान लो किसी ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी दे दिया और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल मनी वो नहीं दे पाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? हमारे पास डायरेक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? उनके शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोरफीचर ऑफ शेयर्स। उसी की बात में डिस्कशन करते हैं कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, मतलब कौन सी जनरल एंट्री पास करेंगे जब आपका शेयर्स कैंसिल होता है, डायरेक्टर्स आपके शेयर्स को कैंसिल करते हैं, तो कौन सा जनरल एंट्री हम लोग पास करते हैं। दूसरा, री इशू। अगर मान लो कि जो शेयर्स को डायरेक्टर्स ने कैंसिल कर दिया तो उसको क्या, कंपनी को पैसा चाहिए, तो क्या करती है वो किसी दूसरे पर्सन को डायरेक्टली री इशू कर सकती है उस शेयर्स को। ठीक है, तो री इशू की जनरल एंट्री क्या होती है, इसमें कितना तक कंपनी डिस्काउंट दे सकती है सामने वाले पर्सन को री इशू के टाइम पे, तो ये सारी चीज़ों को इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे। हो गया, एक बार इसको गो थ्रू कर लो। ठीक है, यूनिट 3 है हमारे पास, शेयर्स और डिबेंचर की अकाउंटिंग है, और इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पढ़ने वाले, शेयर्स से रिलेटेड, डिबेंचर से रिलेटेड, और लास्ट में फोरफीचर। अब हमारे पास क्या है? चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या है? एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चैप्टर क्या है? 4 क्या है आपके पास? एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी आप हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं आ रहा, लेकिन काफी अच्छे क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर आपके पास क्या होता है? न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। इस चैप्टर के अंदर आपके पास है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके पास देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या हो रहा है? फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करते हैं। मीनिंग क्या होता है? सिग्निफिकेंस, पर्पस, लिमिटेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी कैसे बनता है, उसका परफॉर्म क्या होता है। फिर सोल प्रोप्राइटर्स का पार्टनरशिप कैसे बनता है, और कंपनी का परफॉर्मा कैसा होता है बैलेंस शीट का। ठीक है, आपको पता है क्लास 11 में जब आपने पढ़ा था तो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप का बैलेंस शीट आपने बनाया था। तो कैसे बन रहा था? हॉरिजॉन्टल वे में बन रहा था। ठीक है, लेफ्ट साइड आप लिख रहे थे लायबिलिटीज को, राइट साइड आप लिख रहे थे एसेट्स को। लेकिन जब कंपनीज की परफॉर्मा की अगर हम बात करते हैं, बैलेंस शीट का परफॉर्मा की अगर बात करते हैं, तो वहाँ कैसे बनता है? वर्टिकल फॉर्मेट में उसका बैलेंस शीट बनता है। ठीक है, ऊपर हम लोग लायबिलिटीज रखते हैं, नीचे हम लोग एसेट्स रखते हैं, इस तरह से बनता है। उसको हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। फिर हमारे पास क्या? अकाउंटिंग रेशियो। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाया उसके ऊपर क्या करते हैं? कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं, सो दैट उससे कुछ फ्रूटफुल एनालिसिस, कुछ फ्रूटफुल कंक्लूजन हम लोग निकाल सके। उसकी बात हम लोग कहाँ करते हैं? रेशियो एनालिसिस के अंदर। तो ये रेशियो एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं, मीनिंग और ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। साथ साथ जो 4 तरह के इंपॉर्टेंट हमारे पास टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे क्वेश्चंस आते हैं, आप गारंटी लिख लो, देख लो, आप पेपर उठा कर देख लो, इससे क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। लिक्विडिटी रेशियो निकालना हो, सॉल्वेंसी हो, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी, और इसके अंदर भी सब रेशियो आपके पास दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे लिक्विडिटी रेशियो, इसके अंदर 1-2 रेशियो है। फिर आपके पास सॉल्वेंसी, इसके अंदर 3-4 रेशियो, एक्टिविटी 3-4 रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी 4-5 रेशियो। इस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, सब मैं पढ़ाऊंगा, आप बस अच्छे से माइंड मेकअप कर लो कि आपको इस बार, नेक्स्ट टाइम, मतलब जो CUT 2025 का एग्जामिनेशन होने वाला है, बीकॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, वो एग्जामिनेशन आपको अच्छे नंबर से क्रैक करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हो रहा है कि इसके अंदर हम लोग कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो को चेक करते हैं कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग एक्टिविटी से कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। थोड़ा ट्रिकी होता है बच्चों के लिए, लेकिन आपको पूरा कैश फ्लो तो पढ़ना नहीं है, आपको बस उतना चीज कंटेंट पढ़ना जिससे क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में लग जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका मीनिंग और ऑब्जेक्टिव की बात हम लोग करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो कैसे बनता है और इसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सारा बेसिक चीजें एकदम अच्छे से हम लोग कर लेंगे डिस्कशन। ठीक है, आज तो हम लोग सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं किसका? सिलेबस का। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा वहां से हम लोग क्या करेंगे? अपना जो मेन टॉपिक है, ठीक है, जो सिलेबस का पार्ट है, वो सारा कुछ हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा यूनिट 4 था। यूनिट 5 आपको जैसे पता है कि यूनिट 5 हमारा किससे डील करता है? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, मतलब अकाउंटिंग डन थ्रू कंप्यूटर्स। ठीक है, थ्रू ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। ठीक है, जो कन्वेंशनल तरीका था वहां क्या करते हैं हम लोग? अपने हाथों से पहले जनरल एंट्री पास करते थे, फिर लेजर बनाते थे, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट हम लोग बनाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपको बस जनरल एंट्री पास करने की जरूरत पड़ती है और सारा का सारा काम अप टू फाइनल अकाउंट तक का बनाने का काम सारा कंप्यूटर कर देती है। अब ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं
सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि हमारे पास कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है। इसके अंदर सब पहले हमारे पास दिया कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का ओवरव्यू क्या होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट को हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है, उस अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं उसके बारे में इसमें हम बात करें। फिर क्या है इंस्टॉलेशन ऑफ CAS, ठीक है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म क्या है CAS, कि उसको अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल पेपर कम, इसमें आपका थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच इसमें आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे शॉर्टकट की क्या होगा, किसी प्रोग्राम को सिलेक्ट करने के लिए JLNT पास करने की शॉर्टकट की क्या होगा, कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होगा, ये सब इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर हमारे पास क्या है अकाउंटिंग यूजिंग DBMS और कंसेप्ट और कंपोनेंट्स ऑफ DBMS। DBMS में फुल फॉर्म क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कि डाटा को कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में इसके अंदर बात करेंगे, क्योंकि जो अकाउंटिंग हम लोग कर रहे हैं वो उसके अंदर भी क्या डाटा अल्टीमेटली है, तो उस डाटा को कैसे हैंडल करेंगे उसके बारे में इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और लास्ट हमारे पास है कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स। अब स्प्रेडशीट्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन अच्छे से करेंगे। बस इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या कि डाटा जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, कि कंप्यूटर के अंदर सारा कुछ हम लोग फीड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हमने सारी चीज़ों को डिस्कशन कर लिया। ठीक है, हमने सारी चीज़ों को डिस्कशन कर लिया है। एक बार फिर से हम सारे पांचों यूनिट्स को देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रहे 5 के 5 यूनिट्स, जो आपको बहुत लेंदी लग रहे थे उसको मैंने समराइज कर दिया। ये सिर्फ 5 यूनिट्स है हमारे पास। 5 यूनिट्स में भी जो आपका यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, ठीक है, 2, 3, 4, ये आप तो 100% क्लास 12th में पढ़ते ही पढ़ते हो। यूनिट 1 और यूनिट 5 में हो सकता है ऑप्शन बहुत रहता है कि कोई पढ़ता है या कोई नहीं पढ़ पाता, लेकिन यूनिट 2, 3, 4 100% क्लास 12th का सिलेबस है। ठीक है, 100% क्लास 12 का सिलेबस है, जो ऑब्वियस सी बात है आप लोग भी अपने बोर्ड एग्जाम देते समय पढ़े ही पढ़ो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट एक बिजनेस स्टडीज का सिलेबस का वीडियो और PYQ में कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से है उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूँ। और इसके बाद लास्ट में क्या है हमारे पास ये 5 यूनिट से डिस्कशन तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ क्या है कि हमारे पास कुछ फ्री कंटेंट्स हम लोग प्रोवाइड करने वाले यूट्यूब, साथ ही साथ हम लोग पेड कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं जो कि कंप्लीटली CUT 2025 एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है, जिसके अंदर हमारे पास जो BCom का कोर्स जो है वो तो है ही, उसके साथ साथ हम लोग BCom और B.Ed ये कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं, तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल अगर है तो आप बिल्कुल इस नंबर पे कांटेक्ट करें, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, CUT कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अच्छे से फॉलो कर ले, लाइक कर दे। और अगर कोई भी बच्चा हो जो BCom या BCom B.Ed एग्जामिनेशन देने वाला, तो एक बार आप लोग प्लीज़ इस नंबर पे अगर कांटेक्ट कर लो, और अगर देख लो कि अगर आपके अकॉर्डिंग अगर सिलेबस यहाँ कंप्लीट हो रहा, अगर वीडियो आपको प्रोवाइड हो रहा, अगर कंटेंट आपको प्रोवाइड हो रहा, तो एक बार आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और यहाँ का आप जो ऑफर अभी चल रहा है, ठीक है, कोर्स का प्राइस कितना है 3999 कोर्स का प्राइस है, लेकिन अभी आपको कितना मिला 2499 मतलब 2500 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसके ये आपके लिए यूजफुल हो तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो और इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।